सो द टॉपिक इज़ सेल और ये जो क्लास है जीएनएम नर्सिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए है। इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो किस किस कंपोनेंट्स का बना होता है और हर कंपोनेंट का क्या फंक्शन होता है। सो इंट्रोडक्शन। सेल्स आर द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द बॉडी। आपकी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट चाहिए होती है वो होती है सेल्स, क्योंकि सेल्स जो होते हैं वो एक साथ मिलके टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू एक साथ मिलके ऑर्गन्स बनाएंगे और जो ये ऑर्गन होता है उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है जो कि आपकी बॉडी की सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए जो सेल्स हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है बॉडी के। सेल्स आर ऑफन कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। इसी वजह से सेल्स को हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ भी कहते हैं। ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स ऑल विद देयर ओन स्पेशलाइज्ड फंक्शन। तो ह्यूमन जो बॉडी है उसमें बहुत सारे सेल्स हैं एंड दीज आर ट्रिलियंस इन नंबर एंड हर जो सेल है उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। सो जो ह्यूमन सेल है हमारी बॉडी में भी बहुत सारे सेल्स हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं और जो सेल्स हैं दे हैव अ स्पेसिफिक फंक्शन। कौन कौन से सेल्स हैं आपने इनके बारे में पढ़ा है। नर्व सेल्स जिसको हम न्यूरॉन बोलते हैं, देन रेड ब्लड सेल्स हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, वाइट ब्लड सेल्स हो गया, जो आपके इंटेस्टाइन है उसके इनर लाइनिंग में सेल्स होते हैं, बोन सेल हो गया, ओवम इज ऑल्सो अ सेल एंड द स्पर्म सेल। नाउ मैंने अभी आपको बताया था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज कॉल्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल्स जो होते हैं सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। सेल्स बहुत सारे मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं, जैसे कि बोन टिश्यू हो गया, मसल टिश्यू हो गया। उसके बाद ऑर्गन्स बन जाते हैं जैसे कि हार्ट या लंग्स या फिर स्किन। सो ये सारे ऑर्गन्स बन जाते हैं और फिर जो ऑर्गन होता है वो एक पर्टिकुलर सिस्टम बनाता है जो कि हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप इस इमेज में देखोगे स्पेशलाइज सेल दैट इज़ मसल सेल। मसल सेल्स बहुत सारे मिलेंगे और मसल टिश्यू बनाएंगे। फिर एक ऑर्गन बनेगा और इस ऑर्गन के अंदर ये मसल टिश्यू एक स्पेशलाइज फंक्शन करेगा। फिर आपका जो हार्ट है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट एंड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी। तो इस तरीके से वो एक सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है और ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। सो इन दिस वे द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अकर्स एंड इसीलिए क्योंकि सेल से शुरुआत होती है इसीलिए उसको हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। नाउ दिस इज़ अ सिंपल सेल। हम इस क्लास में सिंपल सेल की बात करेंगे कि एक जो सिंपल सेल होता है उसके स्ट्रक्चर क्या क्या होता है। जो एक सेल होता है उसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस होता है। जो सेल होता है और सेल जो होता है उसके आउटर मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस एनवलप, न्यूक्लियर एनवलप के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि फ्लोट कर रहे होते हैं, जैसे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि स्मूथ भी हो सकती है, रफ भी हो सकती है, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, सेंट्रोइल्स और सेंट्रोसोम्स। तो ये सब पार्ट्स होते हैं एक सेल के, इनके बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सो ए सेल कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, देन साइटोप्लाज्मा, then organelles. Organelles include nucleus, mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosomes and the cytoskeleton. So सबसे पहले हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है सेल मेम्ब्रेन। अगर आप इस इमेज में देखो तो इस इमेज में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड की बनी है, फॉस्फोलिपिड लेयर की। अगर आप देखो ये बाई लेयर होती है, दोनों तरफ जो होते हैं वो फॉस्फोलिपिड की लेयर है और एक सैंडविच की तरह होती है ये। जिस तरीके से सैंडविच में हम दो ब्रेड को लगा लेते हैं
उसी तरीके से ये जो फॉस्फोलिपिड की लेयर होती है ऊपर और नीचे होती है, ठीक है। फॉस्फोलिपिड हो गया लेयर, उसके बाद इसी जो फॉस्फोलिपिड लेयर है इसमें प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स या तो सिर्फ मेम्ब्रेन पे अटैच्ड होते हैं या फिर होल ऑफ द मेम्ब्रेन, होल ऑफ द फॉस्फोलिपिड लेयर को कवर कर रहे होते हैं। तो अगर वो सिर्फ पेरिफेरल में होते हैं, साइड साइड में होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। और अगर वो पूरा कवर कर रहे होते हैं फॉस्फोलिपिड लेयर को, तो उसको हम बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। इसके साथ ही साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल भी होता है, जो कि इसमें ग्रीन कलर का दिखाया है। देन उसमें ग्लाइकोप्रोटीन भी होता है, और ग्लाइकोप्रोटीन में अटैच्ड होते हैं कार्बोहाइड्रेट के चेन्स। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। प्लाज्मा लेयर जो होती है बेसिकली किस किस से बनी होती है? प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन होती है वो एक तो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, सेकंड उसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, थर्ड उसमें कार्बोहाइड्रेट की चेन्स होती है, और फोर्थ उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। फॉस्फोलिपिड लेयर, आपने इसमें देखा फॉस्फोलिपिड जो लेयर है वो बाई लेयर है, ऊपर भी एक है पूरी लेयर बनी हुई फॉस्फोलिपिड्स की, और नीचे भी फॉस्फोलिपिड्स की लेयर है। तो इसको इसलिए हम बोलते हैं कि इट इज़ अरेंज लाइक द सैंडविच। अब जो फॉस्फोलिपिड होता है वो दो तरीके से बना हुआ है, दो कंपोनेंट्स को मिलके बनाया गया है, फॉस्फेट को और लिपिड्स को। लिपिड्स क्या हैं? फैटी एसिड्स हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका हेड होता है, जो जिसे हम बोलते हैं फॉस्फेट, फॉस्फेट जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब कि उसको हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मतलब लविंग, तो वो वाटर लविंग होता है, उसमें इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है। तो जो हाइड्रोफिलिक हेड होता है जो कि फॉस्फेट है वो बाहर की तरफ रहता है। आपने देखा था जो लेयर थी उसमें सर्कुलर का हेड टाइप था, सर्कुलर टाइप हेड था जिसको हम हेड बोलते हैं। तो वो क्या है? फॉस्फेट ग्रुप है, और वो वाटर लविंग होता है, क्योंकि जब आप सेल की मेम्ब्रेन को देखोगे सेल के अंदर भी वाटर होता है और बाहर भी वाटर होता है ना। आपका जो बॉडी है वो 60% वाटर से बना हुआ है। तो ये जो सेल्स होते हैं ये हाइड्रोफिलिक वाला जो पार्ट होता है वो हमेशा वाटर के कांटेक्ट में रहता है, तो इसलिए हेड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। जो टेल होती है जो कि फैटी एसिड से बनी हुई है वो हाइड्रोफोबिक होती है, मतलब वाटर हेटिंग होती है। फोबिक मतलब फियर, वाटर से फियर होता है उसको, वाटर को हीट करती है, उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता, और वो इंटरनल लेयर बनाती है, वाटर रिपेलिंग लेयर बनाती है। अगर आप इस एग्जांपल में देखो फॉस्फोलिपिड बाई लेयर है, ऊपर भी एक लेयर है, नीचे भी एक लेयर है। जो बाहर वाला रेड वाला सर्कुलर पार्ट है उसको हम बोलेंगे हेड, और जो इलोंगेटेड पार्ट है उसको हम बोलेंगे टेल। तो जो सर्कुलर वाला पार्ट है वो क्या है? हाइड्रोफिलिक, जो कि फॉस्फेट है, और जो टेल है वो क्या है? हाइड्रोफोबिक। तो इसलिए हम उसको बोलेंगे फैटी एसिड्स का बना हुआ है। और इस तरीके से इन्होंने एक दो फॉस्फोलिपिड्स के दो लेयर बना दिए हैं ताकि जो सेल मेम्ब्रेन है वो मेंटेन रहे। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसमें हमने देखा कि क्या क्या होता है। सबसे पहले उसमें फॉस्फोलिपिड बाइलेयर थी, उसके बाद उसमें प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स का क्या काम होता है? प्रोटीन्स का काम ये होता है कि प्रोटीन जो होते हैं जो कि पूरी फॉस्फोलिपिड लेयर को कंट्रोल करते हैं, उनका फंक्शन ये होता है कि वो मॉलिक्यूल्स को सेल मेम्ब्रेन के बाहर से अंदर की तरफ ले जाते हैं। दे मूव द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सेल टू द इनसाइड। तो प्रोटीन्स का ये फंक्शन होता है। प्लस प्रोटीन्स जो होते हैं उनमें रिसेप्टर्स भी होते हैं, वो एज अ रिसेप्टर भी काम करते हैं। जैसे कि इंसुलिन हार्मोन है, तो वो क्या करेगा? जो लीवर सेल्स हैं, लीवर सेल्स की जो मेम्ब्रेन होगी उसमें प्रोटीन्स होंगे, और वो जो प्रोटीन होंगे वो स्पेसिफिक होते हैं इंसुलिन हार्मोन के लिए, तो एज अ रिसेप्टर भी काम करते हैं। सिमिलरली आपने देखा था उसमें कोलेस्ट्रॉल था। कोलेस्ट्रॉल का क्या फंक्शन होता है? कोलेस्ट्रॉल क्या करता है कि वो सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देता है। वो ये डिटरमिन करता है कि कितना फ्लूइड अंदर आना चाहिए, कितना फ्लूइड नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा फ्लूइड आ जाएगा तो जो सेल होगा वो क्या हो जाएगा? बर्स्ट हो जाएगा, है ना, फूट जाएगा। तो इस वजह से वो मेंटेन करके रखता है फ्लूइडिटी ऑफ द सेल। So this is the function of the plasma membrane.
नाउ सेकेंड इज साइटोप्लाज्म। मैंने आपको बताया था साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन, हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद है साइटोप्लाज्म। तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जितना भी पोर्शन है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इट इज़ अ पार्ट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप क्या है, न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन है वो 2 लेयर की बनी होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवलप। जो ये साइटोप्लाज्म होता है इसमें जेल लाइक सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोसोल। और जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, सेल ऑर्गेनेल्स हैं, दे आर प्रेजेंट इन द साइटोसोल। ये जो साइटोसोल होता है इसमें मोस्टली वाटर होता है, 80% वाटर। नाउ हम ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, ईआर हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस हो गया, लाइसोसोम्स हो गया और साइटोस्केलेटन हो गया। सो न्यूक्लियस, अगर आप इस डायग्राम को देखो, न्यूक्लियस जो है वो 2 लेयर का बना हुआ है, इनर लेयर और द आउटर लेयर, और इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवलप। इसके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। जो इसके अंदर एक और है न्यूक्लियोलस जिसकी कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, और ये फ्लोट किस में कर रहा है, न्यूक्लियोप्लाज्म में, जो कि साइटोप्लाज्म के जैसा ही होता है ना। जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो जेल लाइक सब्सटेंस है जो कि फ्लूडी मटेरियल है, वो उसका क्या नाम है, न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये सिमिलर होता है किसके, साइटोप्लाज्म के। देन इसमें सेम क्रोमेटिन भी है। क्रोमेटिन क्या है, क्रोमेटिन ये जो है ये बेसिस होता है जेनेटिक मटेरियल के लिए। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के जैसे होता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो। तो जब सेल डिवाइड करता है तो जो क्रोमेटिन होगा वो कंडेंस हो जाएगा और फिर क्रोमोसोम्स बनाएगा। सो न्यूक्लियस, एवरी सेल इन द बॉडी हैज़ न्यूक्लियस एक्सेप्ट द मैच्योर आरबीसी। आपकी बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं सब में न्यूक्लियस है, बस आरबीसी में ही नहीं है। न्यूक्लियस जो होता है सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनेल है। इट इज़ कंटेन्ड विद इन द न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियस जो होता है उसके बाहर जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप हैज़ टाइनी पोर्स थ्रू विच सब सब्सटेंसेस कैन पास बिटवीन इट एंड द साइटोप्लाज्म। अगर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में कोई भी सब्सटेंस आना जाना हो तो वो कैसे जाएगा, इन पोर्स से जाएगा, जिसका नाम है न्यूक्लियर पोर्स। नाउ जो कंटेंट्स होते हैं न्यूक्लियस के वो न्यूक्लियोप्लाज्म में फ्लोट कर रहे होते हैं, जैसे कि साइटोप्लाज्म होता है। और जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। इसका क्या मेन रोल है, जो न्यूक्लियस होता है वो बनाता है राइबोसोम्स। न्यूक्लियोलस का क्या फंक्शन है, इट इज़ मेकिंग द राइबोसोम्स और राइबोसोमल आरएनए। नाउ मैंने आपको बताया कि जो न्यूक्लियस होता है वो लार्जेस्ट ऑर्गेनेल है और मेजर ऑर्गेनेल भी है, क्योंकि वही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। सो उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि सेल रेप्लिकेशन और डिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इस इमेज में देखो, मैंने आपको बताया था क्रोमेटिन थ्रेड्स होते हैं। जब सेल डिवाइड करता है तो ये कंडेंस हो जाते हैं, एक साथ मिल जाते हैं और फिर क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम। इन क्रोमोसोम के अंदर अगर आप देखो तो जीन्स होते हैं, और जीन्स किसके बने होते हैं, डीएनए के। डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स का होता है जिसमें डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है डीएनए, और डीएनए जो होता है वो बेसिस होता है कि आपके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आएंगे। नाउ राइबोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे। राइबोसोम्स क्या होता है, राइबोसोम्स आरएनए और प्रोटीन का बना होता है, और जो राइबोसोम का आरएनए होता है उसका नाम होता है आरएनए, मतलब कि राइबोसोमल आरएनए। कहाँ पे बनता है राइबोसोम्स, मैंने अभी आपको बताया था, ये बनते हैं न्यूक्लियोलस में। ठीक है, क्या फंक्शन होता है राइबोसोम्स का, राइबोसोम्स क्या करते हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड्स को मिलाकर प्रोटीन बना देंगे। तो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ द राइबोसोम। राइबोसोम भी 2 तरीके के होते हैं, टाइप्स हैं, फ्री फ्लोटिंग एंड द मेम्ब्रेन बाउंड।
अगर आप इस डायग्राम में देखो तो फ्री फ्लोटिंग राइबोसोम्स क्या हैं, जो कि न्यूक्लियस के बाहर हैं, और मेम्ब्रेन बाउंड कौन से हैं, जो कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े हुए हैं। अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर हैं, वहाँ पे हैं, तो उसको हम बोलेंगे मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम। अगर वो साइटोप्लाज्म में हैं तो उसको हम बोलेंगे फ्री फ्लोटिंग राइबोसोम। तो मैंने आपको बताया कि राइबोसोम्स क्या करते हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड्स को मिला के प्रोटीन बना देंगे। तो जो फ्री फ्लोटिंग राइबोसोम्स होंगे वो क्या करेंगे, प्रोटीन्स जो भी बनाएंगे वो सेल्स के अंदर ही यूटिलाइज हो जाएंगे। और जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो होंगे वो सिंथेसाइज करेंगे प्रोटीन्स को, बट वो जो प्रोटीन्स होंगे वो सेल्स के बाहर जाके काम आएंगे। फॉर एग्जांपल वो बने तो किसी और जगह पे हैं, बट उनका एक्शन जो है वो कहीं और पे होगा, इस वजह से दीज प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसमें भी दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन। और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो फोल्ड की तरह क्या होती है, ऑर्गेनाइज्ड होती है, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टे। सो माइटोकॉन्ड्रिया, इनका शेप कैसा होता है, सॉसेज शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आपने डायग्राम में देखा उस शेप को हम बोलते हैं सॉसेज शेप्ड। ये क्या होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, इनको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों पावर हाउस ऑफ द सेल्स बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। आप फूड लेते हो तो जो फूड आप लेते हो उससे आपको जो एनर्जी मिलती है वो यूजेबल फॉर्म में नहीं होती है। अगर जब तक कि एटीपी सिंथेसिस नहीं होगा, आपके सेल्स जो हैं बॉडी के वो कोई भी फंक्शन नहीं कर पाएंगे। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है हर सेल के अंदर, वो एटीपी प्रोडक्शन करता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ओके, जिसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की हेल्प से जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा वो क्या करेगा, एटीपी प्रोड्यूस करेगा, मतलब कि एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। मोस्ट एक्टिव सेल टाइप हैव ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल्स जितना ज़्यादा एक्टिव है, जैसे कि लीवर सेल्स बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है, तो वो उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा वो ज़्यादा होगा, तभी तो वो फंक्शन कर रहा है, क्योंकि उसे उतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड हो रही है। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए आरएनए दोनों ही होता है, एंड देयरफॉर इट कॉजेज इट्स ओन मल्टीप्लिकेशन। उनके पास डीएनए भी है, आरएनए भी है, तो सेल्स ईजिली मल्टीप्लाई कर देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, डिपेंडिंग अपॉन द नीड। नेक्स्ट है आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आप डायग्राम में देखो, इसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम दिखाया गया है। ये कैसे दिखाई देते हैं, ये एक तरीके से नेटवर्क होता है ट्यूबुलर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स का। इसमें दो तरीके के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ भी है और रफ भी है। जो अगर आप स्मूथ वाले को देखो वो देखने में भी, अपीयरेंस में भी कैसे दिख रहे हैं, स्मूथ दिख रहे हैं, बट जो रफ वाले हैं वो अपीयरेंस में कैसे लग रहे हैं, रफ। अब जो रफ वाले होते हैं वो क्यों रफ हैं, क्योंकि उनके ऊपर क्या है, राइबोसोम्स हैं। जो स्मूथ हैं उनके ऊपर कोई भी राइबोसोम्स नहीं है, इसलिए उनका नाम भी स्मूथ रखा है। नाउ जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, दे आर नॉट स्टडीड विद द राइबोसोम्स। क्या फंक्शन होता है इनका, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बहुत सारा फंक्शन है। ये कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉइड्स बनाते हैं ग्लैंड्स में, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स बनाते हैं। जो आपने फॉस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन की अभी पढ़ी थी, वो कौन बनाता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। कैसे बनाता है, क्योंकि वो क्या बना रहा है, लिपिड्स बना रहा है। तो जब वो लिपिड्स बनाएगा तो फॉस्फोलिपिड की हेल्प हो जाएगी, क्योंकि जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं उसमें हमें फॉस्फेट चाहिए होता है और लिपिड्स चाहिए होता है। देन डिटॉक्सिफिकेशन मतलब बॉडी से वेस्ट मटेरियल को हटाना, जैसे कि किसी ड्रग को हटाना या फिर किसी अल्कोहल को हटाना, तो ये डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है। अब जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें क्या है, राइबोसोम्स होते हैं, और क्या फंक्शन है इसका, ये प्रोटीन्स बनाते हैं। नाउ गोल्गी अपैरेटस अगर आप देखो तो ये भी फोल्ड्स हैं, मेम्ब्रेन्स जो हैं वो क्या हो गई हैं, फोल्ड्स हो गई हैं, और इसको हम बोलते हैं सिस्टेनी। दीज आर द स्टैक्स ऑफ द क्लोजली फोल्डेड फ्लैटन मेम्ब्रेनस सैक्स। क्या होता है, जो आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पे क्या हो रहा था, प्रोटीन्स बन रहे थे, राइट। जो आपका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन्स बनते हैं। तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं वो गोल्गी अपैरेटस में जाते हैं। जब ये गोल्गी अपैरेटस में जाते हैं तो ये
एक तरीके से पैक हो जाते हैं। पैक कैसे होता है, अंदर प्रोटीन होगा और उसके बाहर एक मैम्ब्रेन फॉर्म हो जाएगी, जिसको हम और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे वेसिकल, मैम्ब्रेन बाउंड वेसिकल। इसको हमने नाम दिया है सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स। तो गोल्गी अपैरेटस में फिर ये जो प्रोटीन और जो वेसिकल होता है वो स्टोर होके रह जाता है। उसके बाद जब ये गोल्गी अपैरेटस में स्टोर होके रह जाता है और बॉडी को जब भी इस प्रोटीन की नीड होती है, वो इसको क्या करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक मूव करा देगा। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जाएगा फिर ये वहाँ से फ्यूज़ हो जाएगा और फिर जहाँ पे भी इसको जाना होगा ये दूसरी साइट ऑफ एक्शन पे चला जाएगा। तो इसमें हुआ क्या, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बना। वो जो प्रोटीन है उसके बाहर एक मैम्ब्रेन फॉर्म हो गई, जिसको बोला कि ये एक मैम्ब्रेन बाउंड वेसिकल है। फिर ये वहाँ पे गोल्गी अपैरेटस में स्टोर होके रहा। जब भी बॉडी को नीड हुई इस प्रोटीन की, तो ये जो प्रोटीन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आया, उससे फ्यूज़ हुआ और जितना भी अंदर प्रोटीन था वो सारा रिलीज़ हो गया फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बिकॉज ये जो गोल्गी अपैरेटस होता है वो क्या करता है, पैक करता है इस प्रोटीन को और इसको शिपिंग भी करता है फ्रॉम द गोल्गी अपैरेटस टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसलिए इसका नाम है पैकेजिंग एंड द शिपिंग सेंटर ऑफ द सेल। नेक्स्ट है लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स क्या होते हैं, ये भी एक वेसिकल्स की तरह होते हैं। इनके अंदर प्रोटीन है और बाहर जो है डबल मेम्ब्रेन है और इनके अंदर एंजाइम्स होते हैं जिनका नाम होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। दे आर फिल्ड विद द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इनके अंदर क्या होती हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं। ये एंजाइम्स कौन बनाता है, ये बनाता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या फंक्शन है लाइजोसोम्स का, दे ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू द सिंपलर वंस, ऑल्सो दे डाइजेस्ट द फॉरेन मटीरियल एंड वॉर्न, इट शुड बी WORN, वॉर्न आउट द सेल ऑर्गेनेल्स। तो ये जो एंजाइम्स हैं लाइजोसोम्स के अंदर वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में कर लेते हैं। जैसे कि DNA हो गया, RNA हो गया, प्रोटीन हो गया, फैटी एसिड्स हो गया, जो भी चीज़ें होती हैं इनको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर देते हैं जब बॉडी का मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है। या फिर जो WBC है, WBC सेल के अंदर जो लाइजोसोम होगा वो क्या करेगा, फॉरेन पार्टिकल को, जैसे कोई माइक्रोब हो गया, उसको डाइजेस्ट कर देगा। और तीसरा फंक्शन क्या है, ऐसे सेल ऑर्गेनल्स, हम सेल ऑर्गेनल्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ऐसे सेल ऑर्गेनल्स जो कि फंक्शनल नहीं रहे, जो कि डैमेज हो रहे हैं, जिनकी लाइफ साइकिल फिनिश हो गई है, तो उसको ये क्या कर देते हैं, वॉर्न आउट कर देते हैं, मतलब कि इसको डाइजेस्ट कर देते हैं। तो इसी वजह से जो आपका लाइजोसोम्स है उसको हम बोलते हैं डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, क्योंकि वो सेल के जितना भी ऐसा मटेरियल है जो कि सेल के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है उसको डाइजेस्ट कर देता है। नेक्स्ट है आपका साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या होता है, साइटोस्केलेटन एक नेटवर्क होता है जिसमें हम देखते हैं प्रोटीन फाइबर्स, बहुत सारे प्रोटीन फाइबर्स हैं, बहुत ही छोटे छोटे आपके सेल के अंदर होते हैं ये प्रोटीन फाइबर्स। तो साइटोस्केलेटन उसको बोला गया है नेटवर्क ऑफ टाइनी प्रोटीन फाइबर्स। तो साइटोस्केलेटन में जो सेल्स होते हैं उसमें 3 तरीके के प्रोटीन फाइबर्स पाए जाते हैं। फर्स्ट है माइक्रोफिलामेंट, दूसरा है इंटरमीडिएट फिलामेंट और तीसरा है माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब साइटोस्केलेटन, साइटो मीन सेल, स्केलेटन मतलब स्केलेटन। तो जो साइटोस्केलेटन है वो क्या, स्केलेटन है किसका, सेल का। इसका मतलब वो जो सेल है उसको अगर एक स्ट्रक्चर सपोर्ट देना है तो वो कौन करता है, साइटोस्केलेटन। हैप्स इन मूवमेंट, अगर आपके सेल ऑर्गेनल्स हैं, अगर वो साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहे हैं, तो एक जो सेल है, सेल ऑर्गेनल है, दूसरा सेल ऑर्गेनल है, वो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं कहीं पे भी कभी पे भी। तो इससे जो सेल है उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं रहेगी, उसकी एक पर्टिकुलर शेप मेंटेन नहीं रहेगी। तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए, ऐसे प्रोटीन फाइबर्स चाहिए जो इन सेल ऑर्गेनल्स को बाइंड करके रखें या फिर अपनी जगह पे रखें। तो इसलिए दीज प्रोवाइड द स्ट्रक्चर सपोर्ट। सेकेंड, दीज हेल्प इन द मूवमेंट। अगर किसी भी सेल को या फिर जो
जो ये प्रोटीन फाइबर्स होते हैं, इनके अंदर एक ऐसे एक्सटेंशंस होते हैं जो क्या करेंगे, मूव कराएंगे। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस विद इन द सेल, अगर सेल के अंदर ही कोई सब्सटेंस को हमें ट्रांसपोर्ट करना है तो ये प्रोटीन फाइबर्स हेल्प करते हैं। तो ये आपका माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट जो होता है वो एक्टिन का बना होता है, इस तरीके से दिखाई देता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। इसमें आप देखोगे तो कौन से प्रोटीन से बना है, एक्टिन प्रोटीन्स का बना है। इनका डायमीटर कितना है, 7 नैनोमीटर। माइक्रो, ठीक है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड 7 नैनोमीटर इन डायमीटर। क्या फंक्शन है, स्ट्रक्चर सपोर्ट देना, शेप मेंटेन करना और मसल कॉन्ट्रैक्शन करना। अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो वो क्या है, मूवमेंट है किसकी, मसल सेल्स की, है ना। तो ये जो मूवमेंट है वो कौन करवा रहा है, माइक्रोफिलामेंट। तो इसीलिए जो आपके प्रोटीन साइटोस्केलेटन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सेल की मूवमेंट के लिए, स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए और एक शेप मेंटेन करने के लिए। दूसरा है इंटरमीडिएट फिलामेंट, इस तरीके से दिखाई देते हैं। इंटरमीडिएट जो होते हैं बहुत सारे प्रोटीन्स के बने होते हैं, जैसे कि कैरेटिन हो गया। डिपेंडिंग करता है कौन सा सेल टाइप है उसके हिसाब से अलग अलग प्रोटीन के बने होते हैं। इनका जो डायमीटर होता है वो 10 to 18 नैनोमीटर होता है और ये स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तीसरा है माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है और माइक्रोस्कोपिकली ऐसे दिखाई देता है, जैसे कि आपका राइट हैंड साइड में। ये जो होते हैं ये ट्यूबुलेंस के बने होते हैं। इनका जो डायमीटर होता है 23 नैनोमीटर के आसपास होता है। अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये क्या करवाते हैं, इनका क्या फंक्शन है, दे आर इन्वॉल्व्ड इन द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनल्स विद इन द सेल। सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो अगर मूव कर रहे हैं तो उसको कौन करवाता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। दूसरा, सेल डिवीज़न के टाइम पे अगर क्रोमोसोम्स अपनी जगह से जैसे कि जब आप सेल साइकिल पढ़ोगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी मूवमेंट करने के लिए भी क्या होता है, सेल माइक्रोट्यूब्यूल्स काम होते हैं। और तीसरा है जो सीलिया है, फ्लैजिला है, माइक्रोविलाई है, ये सारे क्या होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स ओनली। आपने इनके बारे में पढ़ा होगा। माइक्रोविलाई बेसिकली आपके इंटेस्टाइन में होते हैं जो कि सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। सीलिया हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में म्यूकस को क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक से। देन फ्लैजिला होता है, जैसे कि स्पर्मेटोजोआ है उसका जो टेल होती है वो एक फ्लैजिला की तरह काम करती है। तो बेसिकली जितना भी है माइक्रोविलाई, सीलिया, फ्लैजिला, ये सब हेल्प करते हैं मूवमेंट ऑफ सेल में, है ना। तो इन सब ये जो सेल्स होते हैं ये किसके बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स के। इस सेशन में हमने क्या पढ़ा, सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। डिफरेंट हमने सेल के कंपोनेंट्स पढ़े और उनका क्या फंक्शन है। थैंक यू सो मच।